हेलो एवरीवन, माय नेम इज बीना चांदनी और हम कर रहे हैं आरपीएससी कॉलेज लेक्चर का प्रीवियस ईयर पेपर। आरपीएससी का ये 2016 का पेपर है। ईएफएम इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस मैनेजमेंट का फर्स्ट पेपर। फर्स्ट आपका जनरल पेपर होता है और आपके सब्जेक्ट के दो पेपर होते हैं, उसका भी पार्ट 1 और पार्ट 2। हम कर रहे हैं पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन परफेक्ट कंपटीशन द डिमांड ऑफ द कमोडिटी विल बी। In perfect competition, the demand of commodity will be option number first highly elastic, second perfectly elastic, option number third perfectly inelastic, option number 4 less elastic. पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तुओं की मांग होगी अधिक लोचदार, पूर्ण लोचदार, पूर्ण बेलोच और कम लोचदार। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा यहाँ पे? कम लोचदार। क्या होगा? कम लोचदार। तो क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन? परफेक्ट कंपटीशन जो होता है वह बाजार होता है जिसमें क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट सिचुएशन होती है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं और जो गुड्स होते हैं उसमें कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होता। तो वहाँ पे अगर थोड़ा सा भी प्राइस में वेरिएशन आता है तो गुड्स की डिमांड में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ जाता है। अगर थोड़ा सा भी प्राइस में वेरिएशन आया तो मांग मात्रा जो है क्वांटिटी डिमांडेड जो है उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ जाता है। तो इसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो होती है इनफाइनाइट। क्या होती है? इनफाइनाइट। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है परफेक्टली इलास्टिक। इन परफेक्ट कंपटीशन द डिमांड ऑफ द कमोडिटी विल बी। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर है परफेक्टली इलास्टिक। Who did the total outlay method of measuring the elasticity of demand? Professor Dux, Professor Baldwin, Professor Dalton, Professor Marshall. मांग की लोच को मापने की कुल व्यय विधि टोटल आउटले मेथड किसने दिया? प्रोफेसर फ्लैक्स ने दिया, बॉल्डिंग ने दिया, डल्टन ने दिया या फिर प्रोफेसर मार्शल ने दिया? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है प्रोफेसर मार्शल। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो है इसका राइट आंसर। इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के 4 मेथड होते हैं। डिमांड की इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के 4 मेथड होते हैं। फर्स्ट परसेंटेज मेथड, सेकंड पॉइंट मेथड, थर्ड आर्क मेथड और फोर्थ एक्सपेंडिचर मेथड। इसको टोटल आउटले मेथड भी बोलते हैं और एक्सपेंडिचर मेथड भी बोलते हैं। कुल व्यय विधि को टोटल आउटले मेथड भी बोलते हैं और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी कहते हैं। तो डिमांड कैलकुलेट करने के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने के 4 मेथड है। परसेंटेज मेथड, पॉइंट मेथड, आर्क मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इन फाउंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट? नो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज फाउंड इन द फॉलोइंग मार्केट। ऑप्शन नंबर ए या फर्स्ट परफेक्ट कंपटीशन, ऑप्शन नंबर 2 ओलिगोपोली, ऑप्शन नंबर 3 मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ऑप्शन नंबर 4 डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली। निम्न में से किस बाजार में उत्पाद विभेद नहीं पाया जाता है? उत्पाद विभेद का मतलब यहाँ पे ये होता है कि गुड्स में या किसी भी प्रोडक्ट में माइनस 0% का भी वेरिएशन इसमें नहीं है, 0.1% का भी इसमें वेरिएशन नहीं होना चाहिए। रंग, रूप, आकृति यानी कलर, साइज, फ्रेग्रेंस सबके हिसाब से सबके अकॉर्डिंग वो बिल्कुल सेम होता है। 0.1% का भी कोई वेरिएशन उसके अंदर नहीं होता है, उसको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और ऐसी सिचुएशन कौन से मार्केट में होती है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, अल्पाधिकार में, एकाधिकारात्मक में या विभेदात्मक एकाधिकार में। तो ये जो सिचुएशन होती है वो होती है परफेक्ट कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन में आपको जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा वो होता है नो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यानी गुड्स का प्राइस, कलर, साइज, क्वालिटी सब कुछ आपको सेम मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे जो उसकी जो लोच होती है, उसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो इनफाइनाइट होती है। अगर गुड्स के प्राइस में माइनर सा भी चेंज किया जाए तो उसकी मांग मात्रा में, उसकी क्वांटिटी में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ जाता है। तो इसका पर्टिकुलर आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? परफेक्ट कंपटीशन में सिचुएशन होती है नो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which condition price discrimination is not possible? In which condition price discrimination is not possible? Option number first small market area, option number 2 legal section, option number 3 difference in elasticity of demand, option number 4 nature of commodity. मूल्य विभेद किस परिस्थिति में संभव नहीं होता है? ऑप्शन नंबर 1 क्या है? सीमित बाजार क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर 2 कानूनी स्वीकृति में, ऑप्शन नंबर 3
मांग की लोच की भिन्नता में, और ऑप्शन नंबर 4 वस्तु की प्रकृति में। तो जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, मतलब अलग अलग पर्सन से, अलग अलग उपभोक्ता से अलग अलग प्राइस चार्ज करना, इसको हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। और सीमित बाजार क्षेत्र में यानी स्मॉल मार्केट एरिया में ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। आपको सबसे एक ही प्राइस चार्ज करना होता है। क्यों? क्योंकि आपका जो मार्केट एरिया है वो बहुत छोटा है, वो बहुत सीमित है। इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा स्मॉल मार्केट एरिया। इन विच कंडीशन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट पॉसिबल। कौन से मार्केट में? स्मॉल मार्केट एरिया में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। Which of the following is characteristics of oligopoly? Option number first, a market situation with only a few buyer, a market situation with only a few seller, a market situation with one seller, a market situation with numerous seller. निम्न में से अल्पाधिकार की कौन सी विशेषता है? ऑप्शन नंबर एक बाजार स्थिति जहां कुछ विक्रेता हो, जहां कुछ क्रेता हो। एक बाजार स्थिति जहां केवल कुछ विक्रेता हो। एक बाजार स्थिति जहां एक विक्रेता हो, और एक बाजार स्थिति जहां अनेकों विक्रेता हो। तो ओलिगोपोली की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो विशेषता है, वो ये होती है जिसमें बायर और सेलर बहुत थोड़े से होते हैं, और सेलर तो बहुत ही थोड़े से होते हैं। तो एक ऐसी सिचुएशन जहां सेलर यानी विक्रेता थोड़े से हैं, वो ओलिगोपोली की विशेषता है, यानी अल्पाधिकार की विशेषता है। इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो सीमेंट इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज ओलिगोपोली का एग्जांपल है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? अ मार्केट सिचुएशन विद ओनली अ फ्यू सेलर। इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस कीपिंग द क्वांटिटी ऑफ ऑल फैक्टर कांस्टेंट, इफ क्वांटिटी ऑफ any one factor is increased by 1 unit, then the increment in the total production is known as. Option number first, marginal revenue productivity. Option number B, marginal physical productivity. Option number 3, value of marginal production. Option number 4, average production. उत्पादन प्रक्रिया में यदि उत्पादन के सभी साधनों को स्थिर रखकर किसी एक साधन की इकाई बढ़ाई जाती है तो कुल उत्पादन में होने वाली वृद्धि को कहते हैं। मैं आपको क्वेश्चन समझाती हूँ। हम लोग जब प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें होता है एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन होता है, एक शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन होता है। लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन में हमारे सारे ही साधन जो होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं, जबकि हमारे जो शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करूं, अगर मैं अल्पकालीन अवधि की बात करूं, तो उसमें हम कुल सभी साधनों को स्थिर रखते हुए एक साधन को इकाई को बढ़ाते रहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे साधन की अगर मैं आपसे बात करूं तो साधन जो होते हैं वो होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पे हमने लेबर को, लैंड को, एंटरप्रेन्योर को सबको स्थिर रख के सिर्फ वेरिएशन करना है हमें, सॉरी कैपिटल को भी हम कांस्टेंट रख देते हैं, हमें जो वेरिएशन करना है वो लेबर के अंदर करना है। तो जैसे जैसे हम एक और लेबर की यूनिट को बढ़ाएंगे तो हमारे जो कुल प्रोडक्शन है, कुल उत्पादन में होने वाली वृद्धि को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। उसको हम कहते हैं सीमांत भौतिक उत्पादकता। सभी साधनों को स्थिर रखते हुए किसी एक साधन की अगर एक भी इकाई को बढ़ाया जाता है तो होने वाले कुल उत्पादन में वृद्धि को हम क्या कहते हैं? कुल उत्पादन होने वाली वृद्धि को हम कहते हैं सीमांत भौतिक उत्पादकता। क्या बोलते हैं इसको? सीमांत भौतिक उत्पादकता। लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड विद फर्स्ट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, सेकंड लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, थर्ड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और फोर्थ रिटर्न टू स्केल। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध है उत्पत्ति के ह्रास नियम से, उत्पत्ति स्थिरता नियम से, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम से और पैमाने के प्रतिफल से। तो दो मैंने आपको बताए थे, एक तो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन होता है, एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन होता है। शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन को हम रिटर्न टू फैक्टर कहते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन को हम पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन को हम पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर है रिटर्न टू स्केल। इसको हम हिंदी में कहते हैं पैमाने के प्रतिफल, और ये किससे रिलेटेड है? ये लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, द रेंट विल बी अराइज व्हेन ऑप्शन नंबर फर्स्ट एक्चुअल इनकम ग्रेटर देन ट्रांसफर अर्निंग, एक्चुअल इनकम लेस देन ट्रांसफर अर्निंग, एक्चुअल इनकम इक्वल टू ट्रांसफर अर्निंग, एक्चुअल इनकम इज जीरो। लगान के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार
लगान उत्पन्न होगा जब आपकी वास्तविक आय ज्यादा है आपकी स्थानांतरण आय से, आपकी वास्तविक आय कम है आपकी स्थानांतरण आय से, वास्तविक आय बराबर है किससे, स्थानांतरण आय से, या फिर आपकी वास्तविक आय शून्य हो। अर्निंग का मतलब क्या होता है और एक्चुअल इनकम का मतलब क्या होता है। अर्निंग मतलब ट्रांसफर, अर्निंग का मतलब होता है आप डेप्रिसिएशन में, रेंट में या किसी भी चीज में पैसा ट्रांसफर कर लो। तो जब आप ये सारे एक्सपेंसेस करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपकी इनकम हायर होनी चाहिए कंपेयर टू योर अर्निंग्स, योर एक्सपेंसेस। तो आपके एक्सपेंसेस ज्यादा होने चाहिए कि आपकी इनकम ज्यादा होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि आपके इनकम ज्यादा होनी चाहिए आपकी अर्निंग से। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक्चुअल इनकम इज ग्रेटर देन ट्रांसफर अर्निंग। According to modern theory of rent, the rent will be arise when your actual income is greater than your transfer earning. The founder of loanable fund theory is, किसने दी है, मिडिल ने, क्लार्क ने, किन्स ने और विक्सेल ने। तो यहाँ पे उधार देय कोष सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मिडिल, क्लार्क, किन्स एंड विक्सेल। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है, विक्सेल जो है इसका राइट आंसर है। Question number next. Demand for transaction motive primarily depend upon. Option number first, present level of expectation, present interest rate, present level of income, present level of profit. लेन देन के उद्देश्य से की गई मुद्रा की मांग मुख्य रूप से निर्भर करती है प्रत्याशा के वर्तमान स्तर पर, वर्तमान ब्याज स्तर पर, आय के वर्तमान स्तर पर और लाभ के वर्तमान स्तर पर। यहाँ पे जो डिमांड है वो किससे रिलेटेड है, ये चार जो ऑप्शन दिए हुए हैं किससे रिलेटेड है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है इनकम से रिलेटेड है। कैसे इनकम से रिलेटेड है, देखो डिमांड और इनकम में, यानी किसी वस्तु की मांग मात्रा में, किसी वस्तु की मांग मात्रा में और उसकी क्वांटिटी में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। पॉजिटिव रिलेशनशिप कैसे होता है, अगर किसी कंज्यूमर की इनकम अराइज होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी अराइज होती है। अगर किसी कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होती है तो उसकी मांग मात्रा भी डिक्रीज होती है। तो ये कैसा रिलेशनशिप हुआ, ये पॉजिटिव रिलेशनशिप हुआ। दोनों इनकम अराइज देन क्वांटिटी डिमांड भी अराइज। अगर किसी कंज्यूमर की आय बढ़ती है तो उससे संबंधित मांग मात्रा भी बढ़ती है। अगर इनकम डिक्रीज होती है तो मांग मात्रा भी क्या होती है, यहाँ पे डिक्रीज होती है यानी घटती है। इसलिए आय में और मांग में, आय में और मांग में एक धनात्मक संबंध पाया गया है। तो डिमांड किस पे डिपेंड करती है, आपकी प्रेजेंट लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड करती है। तो इसका पर्टिकुलर आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रेजेंट लेवल ऑफ इनकम। आज के लिए सिर्फ इतना। थैंक यू सो मच।